स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्सपर्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल रूट मेरिस्टेम की। एपिकल रूट मेरिस्टेम में किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी का यूनिट 2 पढ़ रहे हैं और इसका चैप्टर 1 है। और इस चैप्टर 1 के अंतर्गत हमने जो टॉपिक लिया है वह टॉपिक है एपिकल रूट मेरिस्टेम का ऑर्गेनाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जब हम सीड जर्मिनेशन की बात करते हैं, बीज अंकुरण की बात करते हैं, तो जब बीज अंकुरित होता है तो इसके दो भाग बनते हैं। एक बनता है फ्लीरो, जिसे हम प्रांकुर कहते हैं, और दूसरा भाग बनता है मूलांकुर या रेडिकल। आप लोगों को मालूम है कि जो प्रांकुर है विकसित होकर प्ररोह तंत्र का निर्माण करता है, शूट सिस्टम का निर्माण करता है। वहीं पर मूलांकुर जो है वह विकसित होकर जड़ तंत्र का निर्माण करता है। जब सीड जर्मिनेशन करता है तो उसके जो टिप वाला रीजन है, जहां पर कि मेरिस्टेम टिश्यू पाया जाता है, प्रविभाज्य ऊतक पाया जाता है, वही डिवीजन करके प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण करता है, और वही आगे चलकर जो है प्ररोह तंत्र और जड़ तंत्र का निर्माण करता है। किस प्रकार प्रांकुर में पाए जाने वाले प्रविभाज्य ऊतक के द्वारा प्ररोह तंत्र के ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया जाता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि मूलांकुर के शीर्ष भाग पर पाया जाने वाला प्रविभाज्य ऊतक मेरिस्टेम टिश्यू किस प्रकार रूट सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करता है, उस पर हमारी चर्चा होने वाली है। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रूट एपेक्स रीजन में पाए जाने वाले जो मेरिस्टेम टिश्यू है, प्रविभाज्य ऊतक है, यह प्रविभाज्य ऊतक किस प्रकार से विभाजन करके रूट एपेक्स रीजन के ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करता है, इसको बताने के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं और इन सिद्धांतों पर हम क्रमबद्ध रूप से बात करेंगे। ये सिद्धांत में प्रमुख रूप से सिद्धांत कौन कौन से हैं? एपिकल सेल थ्योरी पहली, हिस्टोजन थ्योरी, कार्पर कैप्रे थ्योरी, क्विसेंट सेंटर हाइपोथेसिस। तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर 4 सिद्धांत के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला है एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, कार्पर कैप्रे थ्योरी, और चौथा है क्विसेंट सेंटर हाइपोथेसिस। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं एपिकल सेल थ्योरी की। अगर हम एपिकल सेल थ्योरी की बात करें तो इस थ्योरी का प्रतिपादन नेगेली के द्वारा किया गया है और यह सिद्धांत शूट एपेक्स तथा रूट एपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन को बताने के लिए प्रयुक्त किया गया है। इस सिद्धांत में कहा गया है कि रूट एपेक्स में पाए जाने, अब चूंकि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? रूट एपेक्स की बात कर रहे हैं, मूल शीर्ष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी बातें होगी वो किसके संदर्भ में होगी? रूट एपेक्स के संदर्भ में होगी। यह सिद्धांत कहता है कि रूट एपेक्स में पाई जाने वाली मेरिस्टेम एक कोशिका का बना होता है। जैसे आप यहाँ पर दिख रहे हैं, ये एक कोशिका का बना है। रूट एपेक्स में पाई जाने वाली मेरिस्टेम एक कोशिका का बना होता है। यही एक कोशिका विभाजित होकर अन्य ऊतकों का निर्माण करती है। ठीक है भाई, एपिकल सेल एक कोशिका सिद्धांत, एक कोशिका है और यही एक कोशिका विभाजित होकर अन्य प्रकार के कोशिकीय संगठन का निर्माण करती है। जैसे आप इस डायग्राम पर अगर आप देखें, इस डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सिंगल सेल है और यह सिंगल सेल जो है वो टेट्राहेड्रल है। ठीक है, चतुष्फल की आकृति की है, अर्थात इसके 4 फलक होते हैं, जिनमें से ऊपरी जो 3 फलक होते हैं ये 3 तलों पर विभाजन करते हैं और 3 तलों पर विभाजन करके 3 स्तरों का निर्माण करते हैं। मैंने क्या बताया कि एपिकल सेल थ्योरी में हमने ये पढ़ा है, पूर्व में भी पढ़ा हुआ है कि एपिकल सेल जो है वो कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। इसके 4 तल होते हैं, जिसमें से अभी वर्तमान में हमको 3 तल दिखाई दे रहे हैं और 1 तल दिखाई नहीं दे रहा है। तो
यहाँ तीन तलों, ऊपरी तीन तलों पर विभाजित होकर तीन प्रकार की शरीर संरचना का निर्माण करती है। सबसे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे बाहर की ओर, मध्य में और अंदर की ओर। ठीक है, अगर हम सब इसमें देखें तो सबसे बाहर की ओर प्रोटोडर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मध्य में कॉर्टेक्स रीजन का फॉर्मेशन होता है और अंदर की ओर जो है, जो कि एंडोडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि एपिकल सेल जो है ऊपर की ओर विभाजित होकर जो है तीन स्तरों का निर्माण कर रही है, जबकि नीचे की ओर विभाजित होकर जहां रूट कैप का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस चीज को सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक कोशिका है और एक कोशिका विभाजित होकर बाकी सारे रीजन्स को फॉर्म करती है। देखिए, यह सिद्धांत कुछ टेरिडोफाइट्स के लिए लागू होता है, परंतु स्पर्मेटोफाइटा के लिए लागू नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कि यह सिद्धांत कुछ टेरिडोफाइट्स के लिए लागू होता है, परंतु स्पर्मेटोफाइटा के लिए लागू नहीं होता। क्विक रिवाइज करा दूं मैं भाई। रूट रीजन पर एक केप पाई जाती है जिसको एपिकल सेल कहा जाता है। यह एपिकल सेल टेट्राहेड्रल होती है, क्या ऊपरी तीन तलों पर विभाजित होकर तीन स्तरों का निर्माण करती है, जबकि नीचे की ओर विभाजित होकर रूट कैप का फॉर्मेशन करती है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा सिद्धांत। अब हम देखते हैं हिस्टोजेन थ्योरी कि हिस्टोजेन थ्योरी क्या है और किस प्रकार से रूट एपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करता है। This theory given by हैंस्टीन in 1868। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हैंस्टीन के द्वारा 1868 में किया गया था। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की व्याख्या करता है। शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन और रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन दोनों की व्याख्या करने के लिए यह सिद्धांत यूज किया जाता है। देखिए, शूट एपेक्स तथा रूट एपेक्स के शीर्ष पर पाए जाने वाला प्रविभाजी ऊतक मेरिस्टेम टिश्यू जहां तीन स्तरों में विभाजित होता है। कहने का मतलब क्या है कि एक मेरिस्टेम टिश्यू है जो तीन भागों में विभाजित हो जाता है और ये तीन भाग डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम तथा प्लीरोम होते हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं? डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम और प्लीरोम होते हैं। डर्मेटोजेन जिसको हम त्वचाजन या त्वचजन भी कहते हैं, पेरिब्लेम जिसे वल्कुटजन और प्लीरोम जिसे रंभजन कहते हैं। इन तीनों स्तरों को कॉमनली, सामान्य तौर पे इनको एक साथ हिस्टोजेन कहा जाता है और यही विभाजित होकर रूट एपेक्स के अन्य स्तरों का निर्माण करते हैं। तो सीधी सी बात है कि रूट एपेक्स में पाया जाने वाला एक सेल होती है और ये जो मेरिस्टेम टिश्यू है जहां विभाजित होकर तीन स्तरों का निर्माण करता है और इन तीन स्तरों से फिर अन्य स्तरों का निर्माण होता है। डायग्राम की तरफ अगर हम देखें तो डायग्राम में स्पष्ट रूप से आपको तीन स्तर दिखाई दे रहे होंगे। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, यह लेयर डर्मेटोजेन कहलाता है। ठीक है, और डर्मेटोजेन के द्वारा एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। इससे अंदर की ओर पेरिब्लेम होता है और पेरिब्लेम जिसको हम वल्कुटजन भी कहते हैं, यह कॉर्टेक्स तथा उसकी संरचनाओं का निर्माण करता है। कॉर्टेक्स में जैसे हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। जबकि सबसे अंदर की ओर जो है वो प्लीरोम या रंभजन होता है जो स्टील का फॉर्मेशन करता है, स्टील और उसकी संरचनाओं का निर्माण करता है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इन तीन टिश्यूज के अलावा एक अन्य टिश्यू भी पाया जाता है जो कैलिप्टोजेन के रूप में होता है और यह कैलिप्टोजेन डिवीजन करके, विभाजन करके रूट कैप को फॉर्म करती है। तो इस प्रकार से आपने देखा हिस्टोजेन थ्योरी। हिस्टोजेन थ्योरी से संबंधित एक वीडियो मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है, यदि आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से आप इसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की और यह तीसरा जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत है कॉपर केप्ले थ्योरी। इसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। यह सिद्धांत ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के समकक्ष माना जाता है। यह सिद्धांत ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के समकक्ष माना जाता है। इस सिद्धांत को
श्यूक के द्वारा 1917 में दिया गया है। इस सिद्धांत को किसके द्वारा दिया गया है? श्यूक के द्वारा 1917 में दिया गया है। और यह एक बेस्ट थ्योरी मानी जाती है रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की व्याख्या करने के लिए। बात समझ में आ रही है ना आपको कि इस थ्योरी को दिया किसने? श्यूक ने दिया 1917 में, which is given by Shoup in 1917. It is a equivalent of Tunica-Karpus theory. Second बात, third बात, it is a best theory to explain root apex organization. Now come to the next point कि यह सिद्धांत प्लेन ऑफ डिवीजन पर आधारित है। यह कोशिकाओं के विभाजन के तल पर आधारित है। किस पर आधारित है? यह कोशिकाओं के विभाजन के तल पर आधारित है। इसमें क्या कहा गया? देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार इस भाग की कोशिकाओं में दो प्रकार से विभाजन होता है। इस भाग की जो कोशिकाएं हैं, इस कोशिकाओं में दो प्रकार से विभाजन होता है। पहला होता है ट्रांसवर्स और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल। ध्यान रखिएगा कि पहला हमेशा कैसा होगा? ट्रांसवर्स विभाजन होगा और सेकेंड जो डिवीजन है वो कैसा होगा? लंबवत या लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन होगा। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो इस थ्योरी में यह बताया गया है कि इसमें एक सेंट्रल सेल होती है, ठीक है, और यह सेंट्रल सेल विभाजित होकर दो प्रकार से कोशिकाओं का समूह बनाती है। दो प्रकार से कोशिकाओं का समूह कैसे बनाती है? देखिए, तो ये यहाँ पर ये हमने एक टिश्यू लिया जो कि एक सेल जो विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के टिश्यू बना रही है और ये दो स्तरों में विभाजित होती है, एक पेरिफेरल रीजन में और दूसरा सेंट्रल रीजन में। यहाँ पेरिफेरल रीजन की बात करें तो बाहर की तरफ का रीजन और बीच वाला रीजन। तो बाहर वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं पेरिफेरल रीजन या परिधीय क्षेत्र, जबकि बीच वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल रीजन या केंद्रकीय भाग। अब देखिए, जो पेरिफेरल रीजन है, यहाँ की कोशिकाएं विभाजित होकर पहली बार तो वो ट्रांसवर्स डिवीजन करती है, सेकेंड टाइम में वो कैसा करेंगी? लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन करेंगी। और ये कोशिकाएं विभाजित जब होती है तो इनमें विभाजन का जो तल होता है वो उल्टे टी के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? उल्टे टी के आकार का होता है और जिसे कॉर्पर कहा जाता है, ठीक है, कॉर्पर कहा जाता है। इसे सामान्य तौर पर टीनिका के समकक्ष माना जाता है। वहीं पर जो सेंट्रल रीजन की जो कोशिकाएं हैं विभाजित होकर सीधे टी के आकार का डिवीजन करती है, ठीक है, सीधे टी के आकार का डिवीजन करती है। पहला विभाजन इसमें भी कौन सा होगा? ट्रांसवर्स होगा, बाद का विभाजन चेंज हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इस रीजन को जो टी शेप्ड में डिवाइड होती है कैप्पे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्पे कहा जाता है और इसे कॉर्पस के होमोलोगस समकक्ष माना जाता है। अब देखिए, पेरिफेरल रीजन जब विभाजन करती है तो रूट की बॉडी का फॉर्मेशन करती है। वहीं पर कैप्पे वाला रीजन जब विभाजन करता है तो यहाँ रूट कैप का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कार्पर कैप्पे थ्योरी, बिल्कुल बहुत ही सरल थ्योरी है। यहाँ पर एक बार इसको शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं। इसको श्यूप ने दिया है। यहाँ ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के समकक्ष मानी जाती है। यह बेस्ट थ्योरी है जो रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करती है। यह सिद्धांत विभाजन के तल पर आधारित है। इस पर पाए जाने वाली जो सेंट्रल सेल है वो दो प्रकार से विभाजित करती है, अनुप्रस्थ विभाजन और लंबवत विभाजन, और दो प्रकार के रीजन का फॉर्मेशन करती है, कॉर्पर और कैप्पे। चलिए अब हम बात करते हैं अंतिम थ्योरी पर। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अंतिम सिद्धांत की, जिसको नाम दिया गया है क्यूसेंट सेंटर हाइपोथेसिस या कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूसेंट सेंटर। इस सिद्धांत को क्लाउस के द्वारा 1957-58 में दिया गया था। यह सिद्धांत एक डैमेज रेसिस्टेंस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। देखिए, क्लाउस ने जब मक्का के मूल सीड्स का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि प्रविभाज्य ऊतकों और रूट कैप के बीच में एक क्षेत्र पाया जाता है, एक प्यालेनुमा क्षेत्र पाया जाता है, और यह प्यालेनुमा जो क्षेत्र होता है इसको उन्होंने नाम दिया क्वीसेंट सेंटर का नाम दिया। उन्होंने देखा कि इस भाग में जो पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो निष्क्रिय रूप से पाई जाती है।
अन्य पास की अन्य कोशिकाओं की तुलना में इस प्रकार की कोशिकाओं में, यहाँ की कोशिकाओं में आरएनए, डीएनए, प्रोटीन की मात्रा कम होती है। साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे अन्य सेल ऑर्गेनेल्स भी वहां पर कम मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर पाए जाने वाली कोशिकाओं में डीएनए का संश्लेषण भी सक्रिय रूप से नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पाए जाने वाली कोशिकाएं कैसी रहती है, निष्क्रिय रूप से पड़ी रहती है। लेकिन जब कभी पास की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है या सेकेंडरी रूट्स का फॉर्मेशन करना होता है, तब ऐसी समय में इसकी कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और या कहना चाहिए जड़ को चोट लग जाए, कोशिकाएं नष्ट हो जाए, तब ऐसी अवस्था में ये सक्रिय हो जाती है तथा विभाजन के द्वारा उनको मरम्मत करने का कार्य करती है, उनका निर्माण करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि रूट टेप और प्रभाजी ऊतकों के मध्य में एक शांत क्षेत्र पाया जाता है जिसकी कोशिकाएं कुछ विशिष्ट समय पर सक्रिय होकर अन्य ऊतकों का निर्माण करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने एपिकल रूट मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को समझने का प्रयास किया है। इसके लिए हमने 4 सिद्धांत का अध्ययन किया। पहला एपिकल सेल थ्योरी, दूसरा हिस्टोजन थ्योरी, तीसरा कार्पर कैप्रे थ्योरी और चौथा कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूसेंट सेंटर। उम्मीद करूंगा ये पूरा का पूरा जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य वीडियो को बनाने में जो है मैं मोटिवेट हो सकूं आपसे। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।